नमस्कार साथियों, इसमें आप सभी का स्वागत है। आज जो द हिंदू में न्यूज़ आई है हम उनको डिस्कस करेंगे। यूएस, इज़राइल और अमेरिका का जो वॉर चल रहा है उसके दो न्यूज़ आई है, दो आर्टिकल आए हैं, उन दोनों को हम एक साथ डिस्कस करेंगे। अमेरिका ईरान इज़राइल संघर्ष। अमेरिका और इज़राइल ने शनिवार को ईरान पर हमले किए। जवाबी कार्रवाई में ईरान ने भी पश्चिम एशिया में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन से हमला किया। इनकी पुरानी दुश्मनी क्या थी? 1970 के दशक तक तो अच्छे संबंध थे। इज़राइल ईरान को मिसाइल तकनीक देता था। बदले में ईरान जो है वो इज़राइल को तेल और पैसा देता था। 1979 के दशक में ईरान में इस्लामिक क्रांति हुई और ईरान एक इस्लामिक गणराज्य बन गया। 1978 में मिस्र ने इज़राइल को मान्यता दे दी, लेकिन ईरान ने फ़िलिस्तीनी का खुलकर समर्थन किया। फिर धीरे धीरे इज़राइल ने अमेरिका के समर्थन में अपनी सैनिक शक्ति को बढ़ाना चालू किया। इराक और इज़राइल में ईरान का प्रभाव धीरे धीरे बढ़ने लगा। फिर हुआ परमाणु समझौता JCPOA, ये जो बराक ओबामा थे 2015 में वो लेकर आए थे। फिर 2018 में ट्रंप ने खुद ही बाहर कर दिया यूएसए को इससे। ईरान का परमाणु कार्यक्रम से अमेरिका और इज़राइल दोनों को बहुत बड़ी चिंता थी। 2015 में यूएस और ईरान एवं विश्व की शक्तियों के बीच ये समझौता हुआ। 2020 के बाद तनाव बढ़ गया जब अमेरिका ने ईरान के जो जनरल कासिम सोलेमानी थे उनकी हत्या कर दी। हमास ने इज़राइल पर हमला किया। इज़राइल का मानना है कि ये जो हमास है उसके पीछे असली ताकत जो है वो ईरान है। अब दोनों देश चाहते क्या हैं एक दूसरे से? इज़राइल और अमेरिका की मांगे क्या हैं कि पहली मांगे ईरान अपना परमाणु कार्यक्रम पूरी तरीके से बंद करे, मिसाइल बनाना बंद करें और क्षेत्र में मिलिशिया जो सशस्त्र बलों को समर्थन देना भी बंद करें। ये 3 मांगे हैं इज़राइल और अमेरिका की। ईरान क्या कह रहा है कि परमाणु कार्यक्रम पर समझौता करने को तैयार है, लेकिन मिसाइल और क्षेत्रीय नीतियों पर किसी के साथ भी चर्चा या समझौता नहीं करेगा। अब ये कि अगर समाधान नहीं निकला तो यह संघर्ष पूरे पश्चिम एशिया तक लंबे समय तक अस्थिर कर देगा। चलिए अगली न्यूज़ देख लेते हैं। ब्राज़ील, हाउ विल रेयर अर्थ MOU विल ब्राज़ील हेल्प इंडिया। भारत ब्राज़ील की जो खनिज नीति है ये उसके बारे में है। 21 फरवरी को ब्राज़ील के राष्ट्रपति जो थे वो भारत के यात्रा पर आए थे और MOU समझौता हुआ था उन दोनों देशों के बीच। उद्देश्य क्या है? दोनों देशों के बीच खनिजों की पूरी वैल्यू चेन काम करें। अब वैल्यू चेन का पहला स्टेप क्या है? खनिजों की खोज की जाए, फिर उनका खनन किया जाए, फिर प्रोसेसिंग और चौथा स्टेप है रिसाइकलिंग। ये पूरी साइकिल काम करेगी इन दोनों देशों के बीच, जिससे क्या होगा? दोनों देशों की सप्लाई चेन मजबूत होगी। भारत ने अभी के बजट में बहुत अच्छा खासा कदम उठाया है क्रिटिकल मिनरल्स के लिए। पहले इतना ध्यान नहीं दिया जाता था, लेकिन अभी किया है। ये नेशनल क्रिटिकल मिनरल्स मिशन को शुरू किया है, जिसमें क्या किया है? 30 महत्वपूर्ण खनिजों की एक सूची बनाई है। उसमें क्या है? खनिजों की खोज से लेकर प्रोसेसिंग तक सब शामिल किया गया। कानून भी बदले गए और केंद्र सरकार को अधिक अधिकार दिए गए ताकि खनिजों के ब्लॉकों की नीलामी कर सकें। विदेशों में भी निवेश करने का सोच रहा है। खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड जो सरकारी कंपनी है वो अर्जेंटीना और चिली जैसे देशों में निवेश करेगी। इससे क्या होगा? भारत जो है आत्मनिर्भर बनने की राह में आगे जा रहा है। यह 1 या 2 देशों पर निर्भर नहीं रहेगा। कंपनियों को भी भरोसा होगा कि कच्चे माल की सप्लाई जो है वो नहीं रुकेगी। ऐसे जो युद्ध की स्थिति होती है उनमें अक्सर ये चीज़ें प्रभावित हो जाती हैं। जो रॉ मटेरियल है वो आना बंद हो जाता है बाहर से, तो कंपनियों को भरोसा होगा कि उनकी जो सप्लाई है वो कच्चे माल की वो नहीं रुकेगी। भारत अपने तैयार जो उत्पाद है उन्हें अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी बेच सकेगा आफ्टर ब्राज़ील की सहमति के। ये पैक्स सिलिका क्या है?
सिलिकॉन स्टेक को सुरक्षित करना अमेरिका की पहल है। भारत भी 20 फरवरी को शामिल है, लेकिन ब्राज़ील जो है इसमें शामिल अभी तक नहीं है। पैक्स सिलिका सिलिकॉन स्टेक को सुरक्षित करना। ब्राज़ील का क्या फ़ायदा है? कई मिलियन टन के जो रेयर अर्थ हैं वो ब्राज़ील के पास है। रेयर अर्थ, बॉक्साइट, मैग्नीज, लिथियम के कई टनों के भंडार जो हैं वो ब्राज़ील में उपस्थित हैं। अगर ब्राज़ील ये समझौता किया है तो उसे भारत जैसा बड़ा बाज़ार मिलेगा निवेश करने के लिए। नई खदानें और प्रोसेसिंग प्लांट लगाना भी आसान हो जाएगा ब्राज़ील के लिए। सिर्फ कच्चा माल प्रोसेस करके ही वो अच्छी कमाई कर सकता है। अतः यह MOU भारत और ब्राज़ील दोनों देशों के लिए लाभकारी है। भारत की निर्भरता कम होगी और ब्राज़ील अपने खनिज संसाधनों से अधिक आर्थिक लाभ उठा पाएगा। चलिए अगले न्यूज़ है, सेंटर्स फोकस शिफ्ट फ्रॉम सेलिंग PSUs टू अर्निंग मोर फ्रॉम देम। PSU नीति क्या है सरकार की, ये उसके बारे में। पहले क्या था कि सरकार 2020 में निजीकरण की नीति लेकर के आई थी, डिसइन्वेस्टमेंट की, कि सरकार क्या करेगी, जो गैर ज़रूरी सरकारी क्षेत्र की जो कंपनियां हैं उन्हें बेच देगी और कमाई करेगी। केवल जो ज़रूरी क्षेत्र जो होंगे वही अपने पास रखेगी। 2021 में प्रधानमंत्री जी का कहना था कि सरकार का काम व्यापार करना नहीं है, और अब कहना है कि सरकार कंपनियों को पूरी तरह बेचने की बजाय लीज पर दें। इससे क्या होगा, ज़्यादा डिविडेंड कमा रही है सरकार, संपत्ति को किराए और लीज पर देकर कमाई कर रही है। बजट में जो निजीकरण का कॉलम था इस बार उसे ही हटा दिया। हालांकि कितनी कमाई होगी उसका कोई लक्ष्य अभी तक तय नहीं है। देखा गया कि निजीकरण से कमाई जो है वो घट रही है। ये जो 4 कंपनियां हैं भारत की, उन्हें ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, गेल इंडिया, इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन, इन सब की जो हिस्सेदारी बेची थी उसमें 35,294 करोड़ मिले थे। बाद में ये जो कमाई है वो 2023-24 में घट गई। ये आंकड़े देखने को मिले। सरकार को कंपनी बेचने में भी दिक्कत आ रही थी, क्योंकि कंपनियों में जो है कर्मचारियों की संख्या ज़्यादा है। कुछ कंपनियां जो घाटे में भी चल रही है और निजी क्षेत्र ज़्यादातर खरीदने में रुचि नहीं दिखा रहा है। ये सरकार की कुछ चुनौतियां रही हैं। और डिविडेंड से कमाई जो है वो बढ़ रही है। 2020-21 में 39,750 करोड़ थी। 24-25 में देखिए एकदम इतना बाउंस देखने को मिला, 74,128 करोड़ इसकी कमाई हुई है डिविडेंड से। फिर ये नई नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन NMP नीति लाई गई, योजना लाई गई, 2021 में शुरू किया गया था। क्या काम है, सरकारी कंपनियां, रेलवे, बिजली, सड़क को बेचा नहीं जाता है, बल्कि उन्हें कुछ सालों के लिए लीज पर दिया जाता है निजी कंपनियों को चलाने के लिए। जो मालिकाना हक है वो सिर्फ अभी भी सरकार के पास ही रहेगा, बस सरकार उसे किराए या लीज पर देकर कमाई करना चाहती है। अब वित्त मंत्री ने NMP 2.0 लॉन्च किया है। इसका लक्ष्य है 2025-26 से 29-30 तक 16,72 करोड़ कमाना। ठीक है, अगली न्यूज़ देखते हैं। Why is the NMP undergrad course in choice? NMP UGC के बारे में इसकी पृष्ठभूमि देख लेते हैं पहले। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत स्नातक ग्रेजुएशन की पढ़ाई 3 साल से बढ़ाकर 4 साल कर दी गई। इसका लक्ष्य क्या था कि बहुप्रवेश, निकास प्रणाली और रिसर्च व स्किल आधारित शिक्षा पर जोर था। ये NMP 2020 का ये सब यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने जब 2022 में निर्देश दिया, उससे पहले ही बहुत सारे विश्वविद्यालय जो है उसे लागू कर चुके थे, जिससे छात्रों में भ्रम की स्थिति भी पैदा हुई संबंध में, क्योंकि ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया था। इसमें प्रॉब्लम क्या क्या है वो डिस्कस की गई इस पूरे आर्टिकल में। इंफ्रास्ट्रक्चर और संसाधनों की कमी, पर्याप्त लैब, लाइब्रेरी और रिसर्च सुविधाओं का अभाव, अतिरिक्त फैकल्टी की नियुक्ति भी नहीं हुई। वही जो पुराने टीचर्स है वही सब कुछ देख रहे हैं, उनके वर्किंग आवर्स बढ़ गए लेकिन पेमेंट नहीं बढ़ा। UGC से चौथे वर्ष के लिए अतिरिक्त फंडिंग भी नहीं मिली। छात्रों और शिक्षकों पर दबाव बढ़ा।
रिसर्च पेपर, प्रेजेंटेशन आदि के लिए शर्तें भी बड़ी कठोर बनाई गई। शिक्षकों पर सुपरविजन का अतिरिक्त बोझ बढ़ गया। कि सामाजिक आर्थिक प्रभाव क्या रहे कि जो 4 साल की डिग्री से शिक्षा की लागत भी बढ़ सकती है। गरीब, ग्रामीण, SC/ST महिलाओं, छात्रों तक इसकी पहुंच भी प्रभावित होने की आशंका है। अतः आने वाले समय में यदि सरकार और UGC ज़मीनी समस्याओं को ध्यान में रखकर सुधार करती है तो यह मॉडल जो है वो सफल हो सकता है। चलिए नेक्स्ट खबर देख लेते हैं, जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी नहीं है, कि 9 टाइगर हैं वो बोत्सवाना से मध्य प्रदेश के कूनो पार्क में लाए गए हैं। ऐसा पहले भी हुआ है। कूनो पार्क में पहले जो टोटल चीता है वो 48 लाए गए हैं। पहली बार जो है इन 48 चीतों में 28 तो भारत में जन्मे शावक हैं और 20 वयस्क चीते अफ्रीका से लाए गए। पहली बार सितंबर में लाए गए थे 2022 8 चीते। फरवरी 2023 में दक्षिण अफ्रीका से 12 लाए गए थे और इस बार बोत्सवाना से 9 चीते लाए गए। कभी कभी इन चीतों का इन्वायरमेंट भी सूट नहीं हो जाता है, उनकी डेथ भी हो जाती है। 48 में से 21 तो वैसे ही मर चुके हैं, इनमें जिनमें से 9 बड़े चीते और 12 जो भारत में जन्मे शावक शामिल हैं। अधिकारियों का कहना है कि पिछले 3.5 सालों में उन्होंने इन सब घटनाओं से बहुत कुछ सीखा है, बहुत अनुभव लिया है और अब की बार जो है टीम पूरी तरीके से तैयार है। ठीक है, यही था इस पूरी न्यूज़ में। ये रेयर अर्थ डिजीज़ के ऊपर है। रेयर डिजीज़ डे मतलब केंद्र सरकार जो है वो बहुत सारा बजट पास कर रही है, पैसे दे रही है। 299 करोड़ का बजट पास किया था, लेकिन अब तक सिर्फ 30 करोड़ ही आवंटित हुए हैं लोगों में। मतलब लोग भी जो पेशेंट हैं वो परेशान हैं। बहुत ज़्यादा ऐसी रेयर डिजीज़ होती है जिनका इलाज जो है बहुत ज़्यादा पैसे लगते हैं, जिनमें जो किसी भी एक मिडिल क्लास मैन के लिए अफोर्ड करना पॉसिबल ही नहीं है। उनके लिए गवर्नमेंट सपोर्ट करती है, लेकिन वो जो पैसे हैं वो अभी तक बच्चों तक, पेशेंट तक पहुँचे ही नहीं हैं। ये न्यूज़ उसी के बारे में है। इससे इलाज भी रुक गया। कोर्ट में जो मामला है वो भी चल रहा है। मार्च में इसकी सुनवाई होगी। तब तक मरीज और उनके जो परिवार है वो अभी तक अनिश्चितता में ही है। कई बच्चों को इससे बहुत परेशानियां भी हो रही हैं। यही है इस पूरी न्यूज़ में। और आगे ये युद्ध चल रहा है वेस्ट में, उससे बहुत सारे कंट्रीज़ ने अपने एयरलाइंस की जो सेवाएं थी उन्हें बंद कर दी हैं अभी हाल फिलहाल के लिए। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के कारण वहाँ के कई देशों ने अपने हवाई क्षेत्र बंद कर दिए हैं। तो भारत के भी जो DGC है, डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन, ने सोमवार तक के लिए सभी एयरलाइनों को सलाह दी है कि वो 11 देशों के ऊपर से ना उड़ें। अब उन 11 देशों में इराक, ईरान, इज़राइल, जॉर्डन, लेबनान, कुवैत, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, UAE, बहरीन, कतर और ओमान, ये सारे हैं। तनाव की वजह ये कि अमेरिका और इज़राइल और इराक का युद्ध चल रहा है अभी। ठीक है, उड़ानों पर असर। एयर इंडिया और सहायक कंपनी एयर इंडिया एक्सप्रेस ने 1 मार्च की रात तक पश्चिम एशिया की सभी उड़ानें रद्द कर दी। इंडिगो ने भी अपनी उड़ानें रद्द करने की घोषणा की है। सभी ने लगभग बंद कर दिया है। अब ज़रूरत पड़ने पर सभी देशों ने आवश्यक कदम उठाए हैं। भारत ने भी उठाए हैं कि ज़रूरत पड़ने पर डाइवर्ट की गई उड़ानों को संभाला जा सके, यात्रियों को ज़रूरी सुविधाएं दी जा सके, ग्राउंड स्टाफ और इमिग्रेशन व्यवस्था भी मजबूत रखी जा सके। कुल मिलाकर ये कि पश्चिम एशिया में युद्ध जैसे हालात के कारण कई हवाई यात्रा बहुत असर पड़ा है, यात्रियों को परेशानी हो रही है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।